Hello everyone, so welcome to our YouTube channel LX Coaching Classes. So in this video we are going to start a new chapter, Circular Flow of Income. Introduction. The unlimited and reoccurring wants of human beings have made the production process a continuous process. In this process, different parts, different factors of production, land, labor, capital, enterprise are combined together for production of goods and services. तो इस लाइन में हमको क्या डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ये चार क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. तो ये चार हमारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनसे क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, फैक्टर ऑफ पेमेंट. फैक्टर ऑफ पेमेंट. अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब हमारे लिए वर्क करते हैं, अगर हम लैंड का यूज करेंगे तो उसके बदले में हमको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. और लेबर का यूज करेंगे, अगर हम लेबर किसी चीज को काम करेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, वेजेस. दे विल डिमांड वेजेस. और कैपिटल अगर हम यूज करेंगे तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा हमको, इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है, प्रॉफिट. तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ पेमेंट. Firms produces goods and services with collective efforts of factors of production supplied by household sectors. तो जो भी फर्म्स होते हैं, देखो दो सेक्टर होता है. पहला होता है हमारा फर्म और दूसरा होता है हमारे पास हाउस होल्ड. तो जो फर्म होता है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और हाउस होल्ड क्या होता है, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है. सो फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. जो फर्म्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. अब किसकी हेल्प से करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो क्या होता है, जब भी हमको कोई चीज सेटअप करनी है, मान लो कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए पहले हमको लैंड चाहिए जिस जगह पे हम उस इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे. दूसरा हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, वहां पे जो लेबर्स काम करेंगे, मतलब जो इंसान वहां पे वर्क करेंगे. तीसरा हमारे पे क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए. कैपिटल मतलब पैसा. तो जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. और चौथी चीज क्या होती है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, जो भी कोई दिमाग लगाएगा इंसान उस फैक्ट्री को सेटअप करने में. ये सारी चीजें क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये किसी भी काम को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और इनके बदले इनको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलती है. जो हमारा फर्म होता है, फर्म क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. और ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाने में हेल्प करता है, हमारा हाउस होल्ड क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ सर्विस देगा किसको, फर्म को मतलब जो हमारा हाउस होल्ड है. हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ना फैक्ट्रीज में जाके, तो वहां से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. फर्म्स मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. अब फर्म क्या होता है, जब हम उनको फैक्टर सर्विस देंगे, कोई चीज बनानी है, उसमें हमने क्या दिया, अपना योगदान दिया, तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे. ऑब्वियस सी बात है, हमको वेजेस मिलेंगे. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फर्म जो होगा वो फैक्टर पेमेंट देगा हमको यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, in the form of rent, wages, interest and profit. The household sector spends this money on purchase of goods and services produced by the firm. अब एक हाउस होल्ड को, पहले हाउस होल्ड ने क्या की, सर्विस दी. उसके बाद सर्विस देने के बाद उस हाउस होल्ड को क्या मिले, उसके बदले में पैसे मिले. अब उस पैसे को क्या करेगा, वो बाहर जाके कुछ ना कुछ कंजप्शन करेगा. तो वो जब कंजप्शन करेगा तो अल्टीमेटली वो जो पैसा होगा वो लास्ट में किसके पास चला जाएगा, उसी फर्म के पास जिस फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता है. मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. देखो, जब प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, तब क्या होता है, जनरेशन ऑफ इनकम होता है ना. जब कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, हमको पैसा मिल रहा है ना. इस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब वो पैसा क्या होता है, उसका पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन. पहले क्या हुआ, जनरेशन हुई इनकम की, दूसरा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ. अब तीसरी क्या चीज होगी, जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा. गॉट इट. तो तीन प्रोसेस क्या हो गए, पहली हुई जनरेशन ऑफ इनकम,
दूसरा हुआ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तीसरा हमारे पास हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वही हाउस होल्ड क्या करेगा बाद में जाके, उन्हीं पैसों से, जो पैसे उसने कमाए हैं उन्हीं पैसों से क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर ऑफ इनकम। अब यहाँ पे अगले पेज में हमको क्या बताया हुआ है, 3 फेजेस बताए गए हैं। जनरेशन फेज, जो मैंने आपको बताया कि इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन 4 चीजों की मदद से जो हमारा फर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो जनरेशन फेज। दूसरा, जब उन लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो उनको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगी। तो फैक्टर पेमेंट जो हमको मिलती है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड को क्या देगा, जो हमारा फर्म है, फर्म में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसी के बदले में हमको या हाउस होल्ड को वो पैसे देगा इन रिटर्न। ठीक है, लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो रहा है, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। पहले इनकम जनरेट की या गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए, दूसरे में क्या हुआ, उन्हीं का हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। उन्हीं चीज को प्रोड्यूस करने के बाद हमको मिल रहा है पैसा। और तीसरी चीज में क्या होगी, जब हाउस होल्ड के पास पैसा आएगा तो सिंपल सी बात है, वो किसी ना किसी चीज पे कंजप्शन करेगा। In this phase, the income received by the factors of production is spent on goods and services produced by the firm. अब firm कोई भी चीज है, मान लो पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी का बिस्कुट कोई जो भी होगा, मतलब जिसने भी बिस्किट प्रोड्यूस किए वो कोई ना कोई एक फर्म होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम हाउस होल्ड, हम कहीं पे जाके अपनी फैक्टर सर्विस देते होंगे, कहीं ना कहीं पे जाके काम करते होंगे, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, तो हम क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं। उसके बदले में वहां से हमको क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। और थर्ड स्टेप क्या होता है, हम उसी पैसों को कमाए हुए को गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं, जो कि उस फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं। अल्टीमेटली वो बिस्किट भी किसी ना किसी फर्म में बना हुआ होगा ना। तो यही 3 फेजेस क्या थे, हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस थे। अब हमको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो मैंने अभी बोला कि आज क्या है, आज 18 तारीख है, 18 मई है, तो 18 मई पे मैंने बोला एक कंट्री में 50 लोग हैं। तो ये क्या हुआ, मैंने बोला आज का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की है मैंने, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के 18 मई को 50 लोग हैं एक कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 31 जनवरी 2015 है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें इतने गुड्स एंड सर्विसेज है इस तारीख को, तो पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बता रखा है, या तो टाइम गिवन होगा या फिर हमारी डेट वगैरह गिवन होगी हमको इसमें। तो जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा फ्लो होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, वो किसके बारे में बात करते हैं, एट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। पीरियड ऑफ टाइम, मान लो मैंने बोला 2015 से 2016 तक 150 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहां क्या सिंबलाइज करता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के नहीं, एट अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हुए कि एक साल के पीरियड के अंदर अंदर क्या हुई, 150 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है। और ऊपर क्या बात कर रहा था, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट था वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा था। ये मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2019। मान लो हमने 19 की बात की, तो 2019 के थ्रू आउट द ईयर हमने क्या की, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। अब क्या बोला गया, 2018 से हमने क्या, नेशनल इनकम मेजर की। तो जो है पीरियड ऑफ टाइम, मैंने बोला एक महीने में हमने क्या किया, 5 टेस्ट दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मैंने 5 बजे टेस्ट दिया या फिर 5 तारीख को टेस्ट दिया। जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा वो सिंपली स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा वो हमारा स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा।
अब इसके बेसिस पे यहाँ पे हमको दे रखा है इसका डिफरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस अच्छे से आप याद करना। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा फ्लो जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है टाइम डायमेंशन। देखो जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन मतलब जैसे मैंने बोला 5 से 6 बजे, तो ये क्या बोला, इसका टाइम डायमेंशन है। अब मैं बोलूं सिर्फ 5 बजे, तो इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। जबकि हमारा जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के बाद मेजर किया जाता है पहली बात, और उसके अंदर एक टाइम डायमेंशन होता है। 5 से 6 बजे के बीच में क्या हुआ है, एक डायमेंशन है, ये टाइम डायमेंशन के बारे में बात करता है। और तीसरा जो डिफरेंस है वो है, जो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, दैट मीन्स वो एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है। और जो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। और चौथे में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो देखो 2 टाइप के फ्लो होते हैं। कौन से 2 टाइप के, एक पहला हुआ रियल फ्लो, दूसरा हुआ मनी फ्लो। जो रियल फ्लो होता है ना, रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो ये है फर्म, ये है फर्म, ये है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्या किया, इनको दी फैक्टर सर्विस। अब ये इनको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर जो पेमेंट देगा ये इनको पैसों के टर्म्स में नहीं देगा, दे विल नॉट गिव हिम फैक्टर पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट विल गिव देम इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे इनको वही गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे जो उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो इट इज लाइक अ बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम जैसी डिफिकल्टीज भी हमको फेस करने को मिल सकती है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विस देगा ऑब्वियसली, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब फर्म उनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, किसको देगा, हाउस होल्ड को देगा। गॉट इट। और दूसरा इसका क्या नाम हो गया, फिजिकल फ्लो। ये आपका डायग्राम हो गया। देखो हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विस दिया फैक्टर सर्विस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब जो हमारा फर्म होगा, फर्म क्या देगा, उसके बदले में हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल। वैसे जो हमारा मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो में क्या होगा, एज द नेम सजेस्टेड, मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी होगा, इंक्लूडेड होगा। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब क्या हुआ, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को दी जाती है और फैक्टर सर्विसेज किसको दी जाती है। देखो ये हुआ हाउस होल्ड, ये हुआ हमारा फर्म। जो हमारा हाउस होल्ड होगा, जो हमारा फर्म होगा, वो फैक्टर पेमेंट देगा, किसको देगा, हाउस होल्ड को देगा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया। अब इनके पास क्या हुआ, अब इनके पास आ गए पैसे, और यहाँ पे पैसे, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ था, रियल फ्लो में। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, पैसे हुए, तो उस पैसों को क्या हम करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, और वापस से वो रिटर्न किसके पास आ जाएगा, फर्म के पास। फिर फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एंड देन आफ्टर जो फैक्टर पेमेंट होगा वो कहाँ से, फर्म से हाउस होल्ड के पास जाएगा। इज इट क्लियर। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, इसको जो दूसरे नाम से बुलाया जाता है वो होता है नॉमिनल फ्लो। ठीक है। जो हमारा रियल फ्लो होता है ना, रियल फ्लो, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो। और जो हमारा मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। आई होप सब कुछ क्लियर होगा अभी तक। यहाँ पे अगेन द डिफरेंस इज गिवन, आप इसको पढ़ लोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे हमको क्या चीज, बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसी कोई डिफिकल्टीज नहीं होगा। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इट बिकम इजियर। इसका अदर नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो, इसका क्या होता है, नॉमिनल फ्लो।
अब हमको पढ़ना है, हमारी जो सिलेबस में इस बार गिवन है वो है 2 सेक्टर मॉडल। एक तो सिंपल इकोनॉमी में हमने पढ़ा, दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, 2 सेक्टर मॉडल। यहाँ पे समझते हैं, 2 सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। हाउस होल्ड ने देखिए, हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विस देगा। फैक्टर सर्विस की मदद से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको फैक्टर पेमेंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, फैक्टर पेमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड ने काम किया है, हाउस होल्ड ने क्या दिया है, फैक्टर सर्विस दिया है, तो इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। अब उस हाउस होल्ड के क्या हो गया, उसके पास हो गया इनकम। अब उस इनकम से क्या करेगा, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसने क्या किया, उन्हीं पैसों को कंज्यूम किया, कंज्यूम करेंगे ना, हमारे पास पैसा आया तो उसके बाद क्या होगा, अब वो पैसा। So here we are starting with the second chapter, basic concept of macroeconomics. तो macroeconomics क्या होती है? First of all we need to understand that what is macroeconomics. तो macroeconomics मतलब ऐसी studies, branch of economy which deals with the economic issues. जो भी economic issue होते हैं like poverty, unemployment, these kind of issues are dealt by मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो मतलब लार्ज, मैक्रो मतलब बिग। हमने 11th में कौन सी पढ़ी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो लेवल ऑफ इंडिविजुअल पे डील करती है, और मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पे, मतलब एज अ कंट्री, एज अ होल क्या करती है, डिस्क्राइब करती है प्रॉब्लम्स को, फिर डील करती है प्रॉब्लम से, इकोनॉमिक इश्यूज से। तो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया के जो, मान लो ये मैप है इंडिया का, तो जो भी चीजें इंडिया के अंतर्गत आती होगी उनको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी हमारी। डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इन अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन लेमेन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक इनकम मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज जितनी भी है इंडिया की, वो क्या हुई, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज हुई। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। तो अब क्या क्या चीजें होती है, एक तो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई, और प्लस ये 3 चीजें, अब ये 3 चीजें क्या है, हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मान लो ये पानी जो है ये है चाइना का, किसका वाटर है, किसका ओशियन है, चाइना का ओशियन है। यहाँ पे हमारे कौन से शिप्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, या फिर हमारे एयरक्राफ्ट जो है, हवा में एयरक्राफ्ट जो है हमारे वो उड़ रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि ये जो होगा ये ओन करेगा, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इट इज ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट, है ना, तो इंडिया वालों का ही होगा ये। बेशक वो चाइना के उसमें वाटर में फ्लोट करे या फिर यूएसए के वाटर में फ्लोट करे, बट जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हो गए और शिप्स हो गए, शिपिंग वेसल्स हो गए, ये सब कौन किसकी ओन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, इंडिया की। अब मानो ये है इंडियन ओशियन, अब यहाँ पे चल रहा है यूएसए का शिप, तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर हमारे पानी में चल रहा है, इंडियन ओशियन में चल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा, कि किसका रहेगा, कभी भी यूएसए का कहलाएगा। ठीक है, शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गया, जिस भी कंट्री का है उसी कंट्री का कहलाएगा, बेशक वो कहीं पे भी चल रहा हो, कहीं भी ऑपरेट हो रहा हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, शिपिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल कंटेनर्स हो गए, नेचुरल गैस हो गई, जो भी चीज़ें, मान लो ये अगेन यूएसए का वाटर है, इसमें क्या है, फिशिंग वेसल्स हो गई, ऑयल कंटेनर्स हो गए, किसके हैं, वो इंडियन के हैं, इंडिया वालों के हैं। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में किसके आएंगे, इंडिया के ही आएंगे, ना कि यूएसए के आएंगे। तीसरी चीज़ होती है एम्बेसीज, हर कंट्री में दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं। तो मान लो अगर इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगी, ना कि इंडिया की। मान लो अब ये है यूएसए, या यूएसए मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, इंडियन टेरिटरी, इंडियन एम्बेसी होगी। तो जब इंडियन एम्बेसी यहाँ पे होगी तो ये इंडियन टेरिटरी में ही इंक्लूड होगी, किसमें होगी, इंडियन टेरिटरी में ही इंक्लूड होगी, ना कि यूएसए की टेरिटरी में इंक्लूड होगी। तो वैसे ही क्या होगा, अब इंडिया के अंदर क्या होगी, चाइना की एम्बेसी है मान लो, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में किसकी आएगी, चाइना की आएगी, ना कि इंडिया की आएगी। तो ये 3 चीज़ें क्या है, एक्सेप्शन है। सो लाइकवाइज डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता, पहली चीज़ क्या क्या आती है, जितना भी कंट्री के अंदर, जितना भी इंडिया के अंदर चीज़ें बन रही है,
एम्बेसीज वगैरह, यूएस का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये उसी की टेरिटरी में आएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करती है। यूएसए की है तो यूएसए की टेरिटरी में इंक्लूड होगी, ना कि अब हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्या चीज और नहीं आएगी इंडियन टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मान लो यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी चीजें हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस हो गया, है ना, ये सारी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके ब्रांच बहुत सारी कंट्रीज में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि इंडियन कंपनी इन लंदन, अब क्या है कंपनी है कहाँ पे, लंदन में, तो ये लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या होगी, इंक्लूड होगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इंडिया का, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है, यूएसए का, कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है, अगर ये कोई एम्बेसी होती या कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती या शिपिंग वेसल्स होती तो ये सारी उसी की टेरिटरी में आती। अब क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क, अब रिलायंस इंडस्ट्री है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इंडियन एम्बेसी जापान, अब यहाँ पे देखो एम्बेसी क्या था, एक्सेप्शन था, अब इंडियन एम्बेसी है कहाँ पे, जापान में, तो जापान की जो जापान में इंडियन एम्बेसी है, तो ये इंडियन एम्बेसी किसमें इंक्लूड होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। गॉट इट। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, भैया रशिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया में है, दैट डज नॉट मीन कि रशिया की जो एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होगी, ये होगी रशिया के में ही कैलकुलेट, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगी। तो यहाँ से आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे से, लेट्स हैव अ लुक। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइक इन दैट कंट्री। मैं इंडिया की क्या हूँ, नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब मैं यहाँ पे रह रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ, हर एक चीज क्या हो रहा है मेरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जहाँ पे आप कमा रहे हो वहीं पे आप खर्च कर रहे हो, तो जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटी है मेरी वो कहाँ पे हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट हो गई। अगर कोई इंसान एक से ज्यादा साल, मान लो कोई अमेरिकन आता है या कोई भी फॉरेनर आता है, कोई फॉरेनर आके इंडिया में रहने लगता है और वो इंडिया में खाता है, कमाता है, खर्च करता है, जो भी कुछ करता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका क्या है, इंडिया में है। ठीक है, और एक साल से ज्यादा पीरियड आता है ना, अगर एक साल से ज्यादा पीरियड वो रह रहा है, रिसाइड कर रहा है एक कंट्री के अंदर, तो वो क्या कंसीडर होता है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री कंसीडर होता है, एक साल से ज्यादा रहने वाला इंसान। और दूसरा उसका इकोनॉमिक सेंटर इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कहाँ पे, उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन वही लिखी हुई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। दूसरी चीज क्या होती है, क्या क्या चीजें जो होती है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं आती। पहली चीज, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, जो लोग घूमने आते हैं रोजाना, गर्मियों की विंटर वेकेशंस में, जो सीजनल घूमने आते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो हॉलीडेज मनाने आ रहे हैं ना, स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस वगैरह लेने आ रहे हैं, वो यहाँ पे रह तो नहीं रहे एक साल से ज्यादा, तो ये क्या होंगे, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। फॉरेन स्टाफ हो गए, एम्बेसीज वगैरह हो गए, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री के अगर ये सारे मेंबर्स होंगे तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे फॉलो होगी। अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगी। चौथी चीज क्या है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू व्हिच दे बिलोंग, नॉट द इंटरनेशनल एरिया। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पे कोई इंसान काम कर रहा है और वो इंडियन है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। फिर क्या आ गया, क्रू मेंबर आ गए, फॉरेन वेसल्स आ गए, कमर्शियल ट्रैवल्स आ गए, सीजनल वर्कर्स आ गए, ये लोग क्या होते हैं, एक साल से कम के लिए रहने आते हैं, तो ये लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में क्या होते हैं, कंसीडर नहीं किए जाते। अब बॉर्डर वर्कर्स आ गए, अगेन हमारे पास एक एग्जांपल है, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिनका काम ही बॉर्डर की साइड पे है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, रोज रेगुलर बेसिस पे बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। दैट डज नॉट मीन कि वो वहां
नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बनाएंगे, ना कि जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, मान लो किसी एक बॉर्डर पे वो लोग वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस बॉर्डर पे भी वो लोग रहते हैं या फिर वहीं से वो बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, उनके नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ना कि जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ के वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कंसिडर किए जाते। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद सिटीजनशिप और रेसिडेंशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट। पहली बात लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, कि मैं आई वाज बॉर्न इन इंडिया, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में ही बॉर्न हुई हूँ। इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन 2 ways। अब इस इंसान को सिटीजनशिप 2 तरीके से मिल सकती है। व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी उसको, सिटीजनशिप मिल जाएगी। कोई इंसान अगर इंडिया में बॉर्न हो रहा है या कोई इंसान यूएस में बॉर्न हो रहा है, तो उसको कहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, उसको यूएसए की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बाय बर्थ मिल जाएगी। और सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इंडियन लोग के थ्रू किसी प्रोसीजर वगैरह के थ्रू भी क्या करते हैं, सिटीजनशिप की अप्लाई कर सकते हैं। एक तो लीगल वर्क के थ्रू, दूसरा बाय बर्थ हम क्या कर सकते हैं, कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन। एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड इन दैट कंट्री। अगर कोई इंसान एक जगह में रह रहा है, एक कंट्री में रह रहा है, कोई इंडिया में रह रहा है, तो वो वहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अगेन मोर देन 1 ईयर के लिए रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका क्या है, उसी कंट्री में रह सकता है, तो वो वहाँ का क्या है, रेसिडेंट कहलाएगा। Now the another topic is factor income and transfer income. तो factor income एक मेहनत की कमाई, जो आप मेहनत करके कमा रहे हो, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है, फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या किया हमने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। इनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ऑब्वियस सी बात है ना, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी किसी को, उसकी वजह से क्या उनको मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। तो उन्होंने मेहनत की, तभी जाकर उनको क्या मिला, ये सारी फैक्टर्स ऑफ पेमेंट मिली। फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इन द नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम होती है, मतलब पूरी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, नेशनल इनकम मतलब पूरी नेशन की जितनी इनकम होती है, तो नेशनल इनकम में कौन सी इन्वॉल्व होगी, कौन सी इनकम होगी, तो फैक्टर इनकम होगी। फैक्टर इनकम क्या होगी, नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी। और जो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है वो क्या होगी, जो हमें बिना मेहनत के मिल जाती है, दैट इज फ्री फंड की कमाई। तो जैसे होती है ओल्ड एज पेंशन, उसके लिए हमको कुछ कमाना तो नहीं पड़ता, स्कॉलरशिप होती है, जी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, कोई गिफ्ट हो गए, ग्रांट हो गए, कोई भी चीज हो गई है ना, एज वगैरह जो हमको मिलती है, वो हमने किसी मेहनत से तो नहीं कमाई, वो हमको क्या मिली है, फ्री में मिली है। ट्रांसफर इनकम इनकम ऐसी इनकम जो कि रिसीव की जाती है विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं किसी को दी, तो इसका मतलब क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। और जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती। It can be received either within the domestic entity of a country or from abroad. Old age pension, scholarship, ये सब क्या हो गए, कुछ एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे इसका डिफरेंस ये कहता है, देखिए, it refers to income received by factors of production for rendering factor services। किसी को फैक्टर सर्विस दी है तो ऑब्वियसली उसको फैक्टर पेमेंट मिलेगी, दैट इज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी है किसी को, वी आर नॉट रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज टू एनीबडी एल्स, बट स्टिल वी आर रिसीविंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, इट इज इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जो हमारा फैक्टर इनकम होगा वो नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। और जो हमारा ट्रांसफर इनकम होगा, इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ना तो ये डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगा, ना ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, कंट्री ने इनकम कमाई है, टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है हमारी कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की। अब नेशनल इनकम किसको बोलते हैं,
गवर्नमेंट देती है ना, कोई इंडिविजुअल हमको गिफ्ट दे सकता है, कोई अब्रॉड से हमको कुछ एड मिल गई, ग्रांट्स मिल गए, बेनिफिट्स मिल गए, ये सारी चीजें अपनी ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, होल्डिंग पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम। अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? विच आर रेडी टू यूज, उनको जस्ट हमको लेके आने हैं एंड यूज करना है। मान लो एक पेन है, पेन क्या है? फाइनल गुड, हम लाएंगे, यूज करेंगे और लिखने लगेंगे, है ना। एक ब्रेड का पैकेट हम लाएंगे, खाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होती है? फाइनल गुड्स होती है, ये एकदम रेडी टू यूज होती है। So final goods refers to those goods which are either used for consumption or for investment। या तो उनका हम क्या करते हैं? कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। तो फाइनल गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड। देखिए मिल्क के एग्जांपल लीजिए, जो मिल्क है अगर वो हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो फाइनल गुड हो गई, हुई फाइनल गुड। और अगर वो कोई डेयरी वाला बेच रहा है या फिर कोई चाय वाला खरीद रहा है, ठीक है, कोई चाय वाला खरीद रहा है, तो वो क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड हुई। क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड। मतलब अभी वो जाके क्या करेगा? दूध की चाय बनाएगा और चाय बना के जो बेचेगा, तो चाय फाइनल गुड होगी, ना कि मिल्क। मिल्क क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि वो फाइनल गुड को बनाने में हेल्प कर रहा है अल्टीमेटली। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गए? विच हेल्प फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड को बनाने में क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे ये थ्योरीज लिखी गई है। अभी यहाँ पे आगे इसका डिफरेंस होगा, मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस वन, so meaning, on the basis of meaning, final goods refers to those goods which are used for consumption or for investment। final goods कौन सा होते हैं? कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production। further production होना होता है। मान लो मिल्क है, मिल्क का क्या होगा? आगे जाकर फर्दर प्रोडक्शन होगा, इसका स्वीट्स बनाई जाएगी, है ना। तो फाइनल गुड्स हमारी स्वीट्स होगी, ना कि मिल्क होगी। गॉट इट? They are included in both national income and domestic income। फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है वो किसमें इंक्लूड होती है? नेशनल इनकम में भी होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी वैल्यू कैलकुलेट होती है, इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स की। दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। इनकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं ऐड करते हम नेशनल इनकम में? हम इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है? फाइनल गुड्स में कैलकुलेटेड हो चुकी होती है। मान लो ये है फ्लोर, आटा, जिस टाइम ने क्या बनाया? बिस्किट बनाया, बिस्किट का पैकेट बनाया, तो इसकी जो वैल्यू ऑलरेडी इसमें होगी ना, तब जाके ये फाइनल गुड बना। शुगर की, मिल्क की, जो भी चीजें इसमें यूज होगी उसकी वैल्यू मिला के हम फाइनल गुड का प्राइस रखेंगे। मान लो 5 रुपए रखा बिस्किट का, 10 रुपए रखा, तो इसकी वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अल्टीमेटली किसमें इंक्लूडेड है? पहले से फाइनल गुड्स में, इसलिए हम दोबारा उसको काउंट नहीं करते हैं। Third point is they are ready for use by their final users, no value has to be added। अब कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है? फाइनल यूज है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। अभी जो फ्लोर है, फ्लोर को तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसका क्या होगा? उसका फर्दर प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जाके वो क्या होगा? फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगा। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये है प्रोडक्शन बाउंड्री। अगर इसके बाहर कोई चीज है, मतलब वो फाइनल बन चुकी है, फाइनल गुड्स है, तो आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री कौन होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। और इनसाइड और विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री कौन होते हैं? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं फाइनल गुड्स एंड दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही भी लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए किसने यूज किया? हाउसहोल्ड ने मिल्क खरीदा, हमने जाके मिल्क खरीद लिया, तो क्या हुआ? वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया। अगर वही मिल्क कोई शॉपकीपर खरीदता, डेयरी शॉप वाला खरीदता, तो आगे जाके उसको रीसेल करता, नहीं तो